जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर उपचुनाव पर मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया है कि उपचुनाव में हम अपनी सीटें तो बचाएंगे ही, बल्कि कांग्रेस से भी छीन लाएंगे। डबल इंजन की सरकार, उन्होंने कहा है कि बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का बजट देख लो, आम लोगों के जीवन स्तर को ये उठाने वाला बजट है। राजस्थान सीएम राजस्थान में निवेश को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मदन राठौड़ की तरफ से ये बातें। इसलिए हम भी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं की आपस की राय लेकर के कोई अलग से कुछ भी नहीं। 7 सीटों पर उपचुनाव है। सलूम्बर की सीट ही भारतीय जनता पार्टी के पास है, 6 सीटें आपके पास नहीं है। उम्मीद है बाकी की 6 सीटों पर भी कमल खिला पाएंगे। बिल्कुल, हम अपनी तो बचाएंगे ही बचाएंगे और कांग्रेस से सभी छीन भी लेंगे। हमारे दोनों सरकारों के बजट देख लो, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, जनहितैषी बजट था, और राजस्थान का सरकार का भी जो बजट है, उसमें भी कई घोषणाएं हुई है जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने शह और मात की रणनीति पर काम भी करना शुरू कर दिया है। आप रिपोर्ट में समझिए। उपचुनाव की बेला, 7 सीटों का खेला, पार्टियों की तैयारी, शुरू हुई दावेदारी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन इस हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसमें राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 7 सीटों का गणित देखें तो 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट बीजेपी के पास थी। प्रदेश में अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सीटों पर दावेदारी भी शुरू हो गई है। बात अगर दौसा की करें तो दौसा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक और विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके शंकर लाल शर्मा ने दावेदारी जताई है। आज सरकार हमारी है और इसके अलावा अब कोई मुख्यमंत्री का दावेदारी वाली बात नहीं है, तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर उनको करना था। इसलिए अब के में बहुत बदलाव है, बड़ा अंतर है। और राजस्थान के अंदर सरकार जब बीजेपी की है तो काम भी हम बीजेपी करेगी। सभी पब्लिक भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा विकास कहाँ पर है, तो इसलिए पिछली बार से कोई अब लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ सोन समाज के, हमारे साथ ओबीसी के सभी लोग सहयोग करेंगे और साथ रहेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। इधर पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश में उपचुनाव में भी बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने 7 सीटों पर जीत का दावा किया है, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जितने काम किए थे, होटल में ले जाना, होटल में बंद करना, प्रस्ताव पास नहीं करना, आए हुए पर्यटकों को वापस भेजना, 5 साल पूरा सर्कस का नाटक ही चलता रहा। तो उससे राज्य की जनता पूर्णतः दुखी है और उसके बाद में सरकार बदली है। इन 5 जो 6 स्थान पर चुनाव होने वाले हैं, एक अभी निधन के कारण चरित हो गया, 7 जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव में जनता को पश्चाताप था कि हमने कांग्रेस को क्यों जिता दिया। अब ये स्थान खाली हुए हैं तो इन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हैं। वहीं 2 विधायकों के निधन के बाद वहां उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। 84 विधानसभा सीट, बीएपी विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खींवसर विधानसभा सीट, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई। सलूम्बर विधानसभा सीट, बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बहरहाल कुछ ही दिनों में प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा।
बीजेपी ने रविवार को अपने प्रत्याशियों के नामों के पैनल को लेकर एक बैठक की, जिसमें नामों पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर कई बैठकें कर चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर है, आप तक पहुंचाएंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पद पर डॉक्टर दीपक महेश्वरी की नियुक्ति की गई। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए हैं डॉक्टर BS जोधा। जानकारी यह है कि डॉक्टर दीपक महेश्वरी एसएमएस के प्राचार्य बना दिए गए हैं। वहीं प्राचार्य पद पर डॉक्टर दीपक महेश्वरी की नियुक्ति का ऐलान भी कर दिया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एसएमएस प्राचार्य पद पर बताया जा रहा है, लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। दीपक महेश्वरी की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। यहाँ पर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया क्या? जी बिल्कुल, आदेश जारी हो चुके हैं और चूंकि अब तक जो है वो दोनों ही मेडिकल कॉलेज में कार्यवाहक के तौर पर इन दोनों को जिम्मेदारी जो है वो मिली हुई थी, लेकिन अब विधिवत आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं। दीपक महेश्वरी को प्रिंसिपल के पद पर जो है वो नियुक्त किया गया। इसी तरह जोधपुर में भी जो है वो नियुक्ति हो चुकी है, यानी अब तक जो कार्यवाहक थे उन्हें पूर्ण रूप से जो है वो जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। अब माना जा रहा है कि जो अधीक्षक पद जो अस्पतालों में अधीक्षक लगने हैं उनके भी जल्द जो है वो आदेश जारी हो सकते हैं। करीब 28 अस्पतालों में अधीक्षक जो है वो लगने हैं। पूर्व में जो है वो इनके बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। एक तरफ रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल, दूसरी तरफ प्रदेश की सभी मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। ऐसे में मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा, अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। रेजिडेंट्स डॉक्टरों की मांग है कि राज्य सरकार ने उनसे जो समझौते किए थे उन्हें जल्दी से लागू कर दिया जाए। डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज बेहाल। इस पीक सीजन में जबकि आउटडोर में पांव रखने को जगह नहीं है, इतने पेशेंट्स हैं, इस पीक पीरियड में स्ट्राइक करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। ओपीडी में लगी लंबी लंबी कतारें। मरीजों की परेशानी भी समझो सरकार। पिछले 1 हफ्ते से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही हड़ताल पर हैं। वहीं दूसरी तरफ इन डॉक्टर्स के साथ प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी कदम से कदम मिलाने लगे हैं, जिसका असर दिखाई भी देने लगा है। प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सोमवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और ये स्ट्राइक पिछले 7 दिनों से लगातार जारी है और इसके चलते अब एसएमएस अस्पताल में मुश्किलें जो हैं वो इस लिहाज से बढ़ने लगी है क्योंकि मरीजों की भीड़, चूंकि मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है और उसके चलते मरीजों की भारी भीड़ जो है वो ओपीडी में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मेडिसिन ओपीडी में है और यहाँ पर देख सकते हैं पैर रखने तक की जगह जो है वो नहीं है। एक तरफ मौसमी बीमारियां जहां मरीजों को अपनी चपेट में ले रही हैं, तो वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल परेशानी बढ़ा रही है। कोटा में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार किया। इस दौरान अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा गई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जो बड़ी संख्या में मरीज हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। अस्पताल के न्यू बिल्डिंग की जो ओपीडी के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है मरीज और उनके परिजन इलाज करवाने के लिए आए हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स के 2 घंटे कार्य बहिष्कार के चलते उनकी परेशानियाँ फिलहाल कम नहीं होती जा रही है। आधा घंटा हुआ था मेरे को। किस तरह की परेशानी आ रही है? सांस में तकलीफ है, बुखार है, हाथ में। जानना चाहते हैं आज नहीं परेशानी नहीं, आप बताओ। ऐसे कुछ नहीं, हल्का सा बुखार आता है अंदर से।
बात अजमेर की करें तो यहाँ JLN मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर ने एसोसिएशन के ऐलान पर 2 घंटे तक काम का बहिष्कार किया। अजमेर में इन दिनों डेंगू पैर पसार रहा है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार ने मरीजों की संख्या में इजाफा किया। यहाँ मरीजों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग खासे परेशान दिखे। संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कोलकाता में हुए अत्याचार के बाद ही राजस्थान की जो समस्याएं थी उनको लेकर जो है ये हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। 2 घंटे कार्य बहिष्कार के बाद आपको तस्वीरें जो है संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की दिखाना चाहूँगा। सैकड़ों की संख्या में मरीज हैं, वो कतारबंद होकर यहाँ पर खड़े हैं और 2 से 3 घंटे सभी मरीजों को यहाँ पर जो है इंतजार करते हुए हो गए हैं। को चक्कर आ रहा है, मेरे को अंदर नहीं जाने रहे, सुनता ही नहीं है यहाँ पे। बहुत मुसीबत हो रही है, मेरे को चक्कर आ रहा है बहुत मुसीबत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जो है जानकारी लेते हैं। क्या सुनवाई नहीं हो रही है आपकी, क्या बात हो रही है? जल्दी सुनता ही नहीं है, वो देखो ठेठ नंबर है, आपको इमरजेंसी जल्दी सुनता ही नहीं, इमरजेंसी को जल्दी देखूं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल और कार्य बहिष्कार के बीच आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हड़ताल क्यों की जा रही है। दरअसल SMS अस्पताल के डॉक्टर चाहते हैं कि राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए जो समझौते किए थे उन्हें लागू किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली हड़ताल को खत्म हुए 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। इतना ही नहीं, सरकार को 2 बार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स 8 अक्टूबर से एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर्स की मांगों पर गौर करें तो ये चाहते हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, समय पर भत्ते में इजाफा किया जाए, साथ ही इंक्रीमेंट भी हो, बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किया जाए, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को HRA दिया जाए, शेष मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती निकाली जाए। कॉलेजों में जिन डिपार्टमेंट में PG होती है उन सभी में JS SS पद बनाए जाए। अकादमिक और गैर अकादमिक SR की तनख्वाह की कमियां दूर की जाए। इन सर्विस डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद उनकी वेतन वृद्धि पदोन्नति PG पास आउट डॉक्टर्स की तरह हो। SMS अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में भले ही फिलहाल इमरजेंसी सेवाओं पर इसका असर ना पड़ रहा हो, लेकिन डॉक्टर्स के बयानों और तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके समर्थन में प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, वो अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर का रुख करेंगे, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मिलावट के खिलाफ लगातार त्योहारी सीजन में कार्रवाई कर रही है टीम। फूड सेफ्टी टीम ने 200 किलो सड़े गले ड्राई फ्रूट नष्ट कर दिए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर बताया जा रहा है फूड सेफ्टी टीम की यह कार्रवाई देखने को मिली। 100 किलो बादाम, 50 किलो काजू नष्ट किए गए और इसके साथ ही 30 किलो बादाम जो कटिंग किए रखे गए थे इनको भी देखा गया। 20 किलो एक्सपायरी डेट अखरोट भी नष्ट कर दिए गए। कैसरगंज स्थित थोक विक्रेता मेड़ता ट्रेडर्स पर यह कार्रवाई हुई। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई टीम कर रही है। मिठाई विक्रेता खराब ड्राई फ्रूट को साफ करके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली पानी लोगों की बेसिक बुनियादी जरूरत होती है, लेकिन जैसलमेर में लोग पिछले 2 महीने से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या सिर्फ बिजली सप्लाई तक सीमित नहीं है। यहां बिजली ग्रिड सब स्टेशन में बारिश के बाद जमा हुआ पानी की निकासी भी विभाग नहीं करा पाया है। ग्रिड सब स्टेशन के चारों तरफ सिर्फ पानी है। आप रिपोर्ट में देखिए। बिजली ग्रिड सब स्टेशन के चारों तरफ भरा ये पानी बदहाली की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। जैसलमेर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम में पिछले 2 महीने से हालात बेहद खराब है। एक तरफ ग्रिड सब स्टेशन में भरा पानी जो हादसों को दावत दे रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली के आने का कोई तय वक्त नहीं है। ऐसे में पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोग बेहद परेशान हैं।
लोगों का आरोप है कि बरसात के दिनों में करीब 8 दिन तक सम पर्यटन स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों से बिजली नदारद रही। जैसलमेर में अभी ड्यून्स के अंदर लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और दिन और रात जनरेटर चल रहे हैं। पावर बैकअप है नहीं कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि कलेक्टर वगैरह को उनको विज्ञापन भी दिया गया है हमारी तरफ से। अभी तक बिजली पिछले 2 महीनों से कोई बिजली का आता पता नहीं है हमारे, तो क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पर्यटन कारोबारी सैलानियों की नाराजगी से बचने के लिए घंटों जनरेटर के सहारे अपना काम चला रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में परेशानी विकट बनी हुई है। जिस तरह के हालात यहाँ बने हैं, उसे देखते हुए लोग आरोप लगाने लगे हैं कि पेट्रोल पंप और बिजली विभाग ने मिलीभगत कर ली है। पिछले 2 महीने से लाइट जो लगातार अतिवृष्टि की वजह से बिल्कुल नहीं आ रही है और पूरा सम टूरिज्म इससे परेशान हो रहा है। 1 मिनट लाइट आती है, कभी वोल्टेज कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट इससे हिला हुआ है और यहाँ एसी साहब को कह दिया, IN साहब को कह दिया, लाइनमैन को कह दिया, बार बार कहने के बावजूद भी कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। हम पिछले 2 महीने से परेशान हैं। बिजली विभाग दावा कर रहा है कि उसने काफी हद तक बिजली सप्लाई की समस्या को दूर कर लिया है, लेकिन ये तस्वीरें दावों की हकीकत को खोखला साबित कर रही। अब ग्रामीण जैसलमेर मुख्यालय पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग को ज्ञापन देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ 2 महीने से पानी भरा हुआ है, हमने सबको ज्ञापन दे दिए, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है, मच्छर है, मलेरिया हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, बुखार आता है, कोई हमारी सुविधा नहीं है, कोई लोग सुनते नहीं हैं। यहाँ की सड़कें बंद पड़ी है, सब दिक्कतें 2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं यार। बिजली की किल्लत के चलते सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ भरा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र सम में लोग चाहते हैं कि बिजली ग्रिड सब स्टेशन से पानी निकाला जाए और बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाए। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। बीकानेर में दशहरे के दिन हनुमान जी के दरगाह में जाकर जियारत करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने आयोजन समिति के खिलाफ प्रदर्शन कर FIR की मांग की। विवाद के बीच हनुमान जी का किरदार निभाने वाले शख्स ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। बीकानेर में हर साल की तरह इस बार भी दशहरा पर शोभा यात्रा निकाली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। धार्मिक कार्यक्रम है जो परंपरा के मुताबिक होता ही है, लेकिन इस बार हनुमान जी की दरगाह में जियारत करते देखा गया। अब जब तस्वीरें वायरल हुई तो विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए, आयोजन समिति के खिलाफ FIR की मांग की। हनुमान जी का कैरेक्टर के अंदर वो व्यक्ति एक दरगाह में जाके जियारत कर रहा है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी का वेश धारण किए व्यक्ति दरगाह में जाके जियारत कर रहा है, हमारे सनातन धर्म को एक नीचा दिखा रहा है, हनुमान जी को नीचा दिखा रहा है और दरगाह को वो अपने धर्म को वो उच्च दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए अब आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते हनुमान जी का किरदार निभाने वाला शख्स दरगाह के अंदर जाता है। दरअसल शोभा यात्रा में हनुमान बना शख्स सलीम है। दशहरे पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसी दौरान बीच रास्ते दरगाह आ जाती है। ऐसे में सलीम दरगाह को देखते ही खुद को जियारत करने से रोक न सके। हालांकि विवाद होने पर कलाकार सलीम ने माफी मांग ली है। मेरे द्वारा बजरंगबली का इसमें किरदार किया जाता है। मैं रास्ते में मिलने वाले जितने भी मंदिर या दरगाह में मत्था टेकता हूँ, मेरे इस मत्थे टेकने से किसी की भावनाओं से ठेस पहुँची है, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा बताया जा रहा है कि सलीम हर साल शोभा यात्रा में हनुमान जी का किरदार निभाते हैं, लेकिन इस तरह का विवाद कभी नहीं हुआ। लेकिन अब सलीम ने माफी मांग ली है। ऐसे में उम्मीद है कि ये विवाद अब शांत हो जाएगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।
न्यूज 18 की मुहिम सड़क पर गड्ढा जान का खतरा में हमने प्रदेश के हर जिले की खस्ताहाल सड़कों की आपको खबर दिखाई। जहां जहां खराब सड़कों से लोग परेशान थे, वहां वहां हमने प्रशासन से सवाल भी किए, जिसका अब असर भी देखने को मिला है। जोधपुर जिले की भी बेकार सड़कों की मरम्मत की गई, जिसके बाद लोगों ने अब राहत की सांस ली और न्यूज 18 की मुहिम का धन्यवाद किया है। खबर का असर, सुरक्षित होगा सफर। गड्ढे थे आफत, अब पब्लिक को राहत। बन गया रास्ता, खत्म हुआ विवाद। जनता ने किया न्यूज 18 का धन्यवाद। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम सड़क पर गड्ढा जान का खतरा जनता की तकलीफों को कम करने में मददगार साबित हुआ है। हमारी मुहिम ने जनता और सरकार के बीच पुल का काम किया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है जोधपुर की जनता का। मैं सबसे पहले तो न्यूज 18 राजस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की थी जोधपुर के लिए। उस पहल के अंदर जोधपुर की कहीं भी खड्डे, नाले, रोडों का नवीनीकरण नहीं हो रहा था, पब्लिक को, आम आदमी को परेशानी हो रही थी। उसके लिए न्यूज 18 ने जो पहल की थी, उस पहल में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने उस पहल को समझा और आज जहां भी जो भी कार्य हो रहा है वो न्यूज 18 की तरफ से हो रहा है, कहने के अनुसार हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को भी, राजस्थान सरकार को भी, सेंट्रल को भी, जिन्होंने इसका जहाँ भी जैसा कार्य था उस कार्य को सफल करने में सफलता हासिल की। हमारी मुहिम का नगर निगम दक्षिण के उप महापौर किशन लड्ढा ने आभार जताया। उन्होंने बताया है कि खबर दिखाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद एयरपोर्ट पर अधिकारियों की मीटिंग ली थी और सभी को जनता के लिए काम करने के लिए सख्त निर्देशित किया था। 18 राजस्थान की जो ये मुहिम थी, बहुत अच्छी मुहिम थी और हमारा सबका इस ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और हम धन्यवाद देते हैं। जनता की आवाज को ये नियमित रूप से उठाते रहते हैं और